संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं वहां। श्रीमान वेंकैया गारू जी, श्री बंगारू लक्ष्मण गारू जी, श्री बी रामाराव गारू जी, आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी गारू जी, సోదర సోదరి మనులారా నమస్కారము. భారతదేశ ప్రగతికి తెలుగు వారి కృషి ప్రశంసనీయము. తెలుగు ప్రజలు సుఖ సంతోషాలు శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఉండాలని మనస్పూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రస్తుత కష్ట పరిస్థితుల నుండి మీరు అందరూ త్వరగా బయటకు రాగలు తారని మనసారా కోరుతున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సద్బుద్ధి కాలు చేయాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. గుజరాత్ తో తెలుగు వారి సంబంధాలు చాలా ప్రాచీనమైనవి కాబట్టి గుజరాత్ రాజ్యములో తెలుగు మీడియం స్కూల్ చాలా ఉన్నాయి. ఎనిథేలియా చేస్తూ నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. స్వతంత్ర జయమము లో సర్దార్ పటేల్ కమా మున్షి ద్వారా హైదరాబాద్ ప్రాంత ప్రజలకు మహత్తరమైన సేవ చేయబడింది. సెప్టెంబర్ 17, 1948 రోజు ఈ ప్రాంతానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. సెప్టెంబర్ మనము హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే గా उत्सवाలు చేసుకుంటున్నాము. और आप लोग 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि उस दिन मुझे आपकी याद विशेष आती है क्योंकि 17 सितंबर मेरा जन्मदिन भी है. मैं आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इस पॉलिटिकल सभा का समाज सेवा के लिए उत्तम तरीके से उपयोग किया. और मैं आंध्र प्रदेश के युवकों को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने इस जनसभा में 5 रुपया रजिस्ट्रेशन फी देकर के उत्तराखंड के पीड़ितों के
उनके दर्द के साथ अपने आप को जोड़ने का उत्तम प्रयास किया है और इसलिए आंध्र भारतीय जनता पार्टी एवं आंध्र के नौजवान, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसी दिल को छूने वाली घटनाएं कभी कभी मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। एक सिख परिवार जो आंध्र में आकर के बसा, जिसका बेटा कनाडा में रहता है, 80 साल से बड़ी आयु की मां इस कार्यक्रम में आना चाहती हैं। कनाडा से उसका बेटा ट्विटर पे लिखता है और आज मुझे इस कार्यक्रम में उस मां के चरण छूने का अवसर मिला, उस मां के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। मित्रों, मैं हैरान हूं, एक बुजुर्ग स्वातंत्र सेनानी, उन्होंने इस सभा में आने के लिए अपने परिवार के साथ सत्याग्रह किया, 3 दिन अन्न छोड़ दिया और कहा कि मुझे वहां ले जाने का प्रबंध करो, और तब जाकर के उन्होंने अन्न लिया। इनकी ये तपस्या, उनके ये आशीर्वाद, भारत की उनको कितनी चिंता है उसका प्रतिबिंब है। मैं उन दोनों महानुभावों को अंतःकरण पूर्वक नमन करता हूं और ये घटना मेरे जीवन में सदा सर्वदा प्रेरणा देने वाली घटना रहेगी, क्योंकि जब देश में राजनीति पर भरोसा उठता चला गया है, राजनेताओं पर भरोसा उठता चला गया है, दिल्ली के एक के बाद एक कारनामों ने, दिल्ली की सल्तनत के एक के बाद एक कारनामों ने हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल से एक भरोसा, ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसा तोड़ा है। भाइयों बहनों, यहां इतने सारे नौजवान आए हैं, लेकिन मैं जब रास्ते से आ रहा था, इससे भी डबल संख्या में नौजवान बाहर है। वे अंदर नहीं आ पाए हैं। मैं उन सभी नौजवानों की क्षमा मांगता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ये स्टेडियम में जगह हो या न हो, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप तो मुझे वहां पर लगे हुए वीडियो से देख रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं है कि नौजवान मित्रों, मैं आपको यहां से देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आंध्र में दोबारा आऊंगा। जिन नौजवानों के दर्शन आज नहीं कर पाया हूं, उनके दर्शन मैं दोबारा जरूर करूंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, गत सप्ताह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। भाइयों बहनों, सवाल यह है, हम किस पर भरोसा करें? जब हमारे इस देश की सेना के 5 जवानों के सर काट लिए गए और तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी घटना अगर दोबारा होगी तो हम पाकिस्तान से हिसाब चुकता करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसी हफ्ते
पाकिस्तान की सेना ने आकर के हमारे देश के रक्षा करने वाले, मां भारती के लिए जीने मरने वाले, हमारे देश के उन रणबांकुरों को पाकिस्तान की सेना ने आकर के उनको भून दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था, जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों एक के बाद एक जो घटनाएं घटी हैं, आप देखिए किश्तवाड़ सुलग रहा है। न जाने कितने लोगों को मारा गया है, न जाने कितने लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, न जाने कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। भाइयों बहनों, कश्मीर घाटी में 3 दशक से जो खेल चल रहा है, क्या उसका रिहर्सल किश्तवाड़ में करने का नापाक इरादा तो नहीं है? देश जानना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता श्रीमान अरुण जेटली जी किश्तवाड़ के पीड़ितों का हाल पूछने के लिए जा रहे थे, किश्तवाड़ के हालत देखना जाते थे, लेकिन वहां की सरकार ने सत्य छुपाने के लिए, एक जुल्म की कथा को छुपाने के लिए, ये हिंसा के दौर पर चुपकुदी रहे, इसलिए अरुण जेटली जी को जम्मू के एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया। भाइयों बहनों, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में ये घटना, इस घटना को छोटी घटना न मानी जाए। जो संकट कश्मीर घाटी ने झेला, उसकी शुरुआत करने का नापाक इरादा इसमें बून आती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल किश्तवाड़ के नागरिकों का नहीं है, सवाल भारत के शांतिप्रिय नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी चाहिए, जुल्म से मुक्ति चाहिए, और देश फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया। ये दिल्ली की सल्तनत हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे जो जवान हैं, वे अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके आता है, अगर उसको रोकना चाहता है, अगर वो रुकता नहीं है, तो भारत की सेना, बीएसएफ के जवान, उन पर रोक लगाई गई है कि वो कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया गया है,
अगर वो ज्यादा ताकतवर है, अगर घुसपैठिए का हमला तेज है, तो बांग्लादेश की सीमा पर बैठे हुए बीएसएफ के जवान झगड़ा करने के बजाय उनको अंदर आने की इजाजत दे दे। भाइयों बहनों, एक सार्वभौम सरकार का मुखिया, 125 करोड़ देश की सरकार हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को इस प्रकार के निर्णयों से सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकती है। और भाइयों बहनों, चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया। सारी दुनिया ने देखा